Assalamu alaikum, welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing the last few numerical problems of HRK Volume 1, Chapter number 1, 5th edition. So let's not waste our time and begin with the solution. Question number 29 states that for the period 1960 to 1983, the meter was defined to be 1650763.73 wavelengths of a certain orange-red light emitted by krypton atoms. तो आपके पास क्या था कि इस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो कि आपके पास 1960 से 1983 का टाइम है, इसमें मीटर की डेफिनेशन क्या थी कि मीटर को आपके पास 1650763.73 वेवलेंथ्स के तौर पर डिफाइन किया जाता था, जो कि आपके पास क्रिप्टॉन एटम्स इमिट करते थे इन अ ऑरेंज रेड लाइट, यानी कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट थी, और वो वेवलेंथ भी आपको गिवन है कि किस वेवलेंथ की लाइट थी, वो आपके पास क्या कहलाया जाता था, 1 मीटर की इक्वल कहलाया जाता था, यानी कि मीटर को इस वेवलेंथ से डिफाइन किया जाता था। अब आपसे पूछा यह जा रहा है कि आप कंप्यूट करें द डिस्टेंस इन नैनोमीटर्स कोरिस्पॉन्डिंग टू वन वेवलेंथ एंड एक्सप्रेस योर रिजल्ट यूजिंग द प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपने क्या करना है कि अपने रिजल्ट को जो है आपने प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सप्रेस करना है, और साथ ही साथ आपने क्या करना है कि अपना जो ये वेवलेंथ है इसको आपने नैनोमीटर्स में कंप्यूट करना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन कुछ इस तरह से है कि आपको एक वेवलेंथ गिवन है विच इज 1650763.73, और आपसे ये कहा जा रहा है कि इसको नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करें और इसमें प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक्सप्रेस करें। पार्ट ए आपने किस तरह से करना है कि आपने इस डिस्टेंस को किस चीज़ में एक्सप्रेस करना है, नैनोमीटर में एक्सप्रेस करना है। अब देखिए, नैनोमीटर जो है वो बेसिकली आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, 10⁻⁹ है, जबकि आपके पास जो गिवन वैल्यू है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक लार्ज वैल्यू है। तो आप एक लार्ज वैल्यू को और पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव कैसे बनाते हो, आप उसका रेसिप्रोकल लेते हो। सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द गिवन वैल्यू टू नैनोमीटर वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वैल्यू। तो हम क्या कर लेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय 1650763.73 कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा 6.05780211 10⁻⁷ मीटर। तो देखिए, रेसिप्रोकल की वजह से आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट जो है आपका उसको टुवर्ड्स राइट शिफ्ट कर देंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे पॉइंट था, ठीक है, अब उसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, यानी 2 डिजिट्स हम आगे गए हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, पावर -2 आ जाएगी साथ में मल्टीप्लाइड फॉर्म में, ठीक है ना। अब देखें, अब बेस से पावर ऐड करेंगे तो ये -7 -2 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10⁻⁹, और 10⁻⁹ आपको पता है क्या होता है, नैनोमीटर होता है। तो अब आपने क्या कर दिया, अपने रिजल्ट को नैनोमीटर्स में एक्सप्रेस कर दिया है। इसके अलावा अगर अब इसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना चाहते हैं, तो इसमें अब आप अगेन बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आपको पता है कि जो 10⁻⁹ होता है इसको सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं किया जाता, तो इसको तो हमने हटा दिया। ये बस वैसे भी इस तरह से प्रीफिक्स की फॉर्म में आ चुका है, तो इसको हम कंसिडर ही नहीं करते। रिमेनिंग जो आपके पास डिजिट्स है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब आपको पता चल गया है कि आपके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो कि एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो कितने हैं आपके पास, 9 है। ठीक है, बिफोर एक्सप्रेसिंग इट इन नैनोमीटर्स भी आपके पास 9 थे, और आफ्टर एक्सप्रेसिंग इट इन नैनोमीटर्स भी आपके पास 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि इवेल्युएट 37.76 प्लस 0.132 टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और बताना है कि इनमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह आपको इसका पार्ट भी ये पूछ रहा है कि इवेल्युएट 16.264 टू माइनस 16.26325 टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि ये दो वैल्यूज आपको गिवन है और आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आपने करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है। तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी इजी है। एक में एडिशन है, रिजल्ट आ जाएगा आपका, और उसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। दूसरे में सब्ट्रैक्शन है, रिजल्ट आ जाएगा एंड आपने करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 30 की सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपके पास दो पार्ट्स थे, एक पार्ट में आप एडिशन कर रहे हो, एक में आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। तो ऐसे करते हैं कि पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपके पास क्या 37.76 प्लस 0.132 को आपने ऐड करना है, और इससे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 37.892। अब देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं, राउंडिंग ऑफ रूल्स भी हैं, और इसके अपने बेसिक रूल्स भी कुछ हैं, ठीक है। तो उनको अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो जब कभी भी आपके पास कोई ऐसा डिजिट आ जाए जो कि लेस देन
5 हो, ठीक है, तो उसको आप सिंपली ड्रॉप कर दो और आपको फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं है ना तो कोई दूसरा नंबर यहाँ पे ऐड करने की या मतलब कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली आप इस लेस देन 5 के नंबर को ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो हमने 2 को ड्रॉप कर दिया, रिमेनिंग आपके पास नंबर्स कितने रहेंगे 37.89। तो हमारे पास करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने आ गए हैं, 4 आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास पार्ट बी में क्या है, 16.264 माइनस 16.26325। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास आ जाता है 0.00075। तो अब आपके पास थोड़े से रूल्स अप्लाई होंगे, थोड़े से स्टेप्स आगे हम जाएंगे। पहले वाले क्वेश्चन में तो सिंपली बस हमने 2 को ड्रॉप कर दिया, बाकी किसी चीज़ के साथ हमने कोई छेड़ नहीं की, ठीक है। और आपके पास जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। लेकिन इस वाले में अगर आप गौर से देखें तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारी चेंजेस हो सकती हैं। जैसे कि देखें, सबसे पहले तो आपने 5 को ड्रॉप कर देना है। 5 को जब आप ड्रॉप करेंगे तो आप देखें उसके पहले आपके पास जो नंबर है क्या वो ऑड है या इवन है, ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं, ठीक है। तो अगर वो आपके पास एक ऑड नंबर है तो आपने क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है उसमें, ठीक है। तो आपके पास यानी क्या हो जाएगा, अब जब मैं इस 5 को ड्रॉप करूंगी तो 5 से पहले का जो नंबर होगा उसमें मैं 1 को ऐड कर दूंगी, यानी कि यहाँ पे 7 के साथ +1 हो जाएगा। तो जब 7 के साथ मैं +1 कर दूंगी तो उससे क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब देखिए 8 आपके पास क्या है, 5 से ज्यादा है, तो इसको जब मैं ड्रॉप करूंगी तो मैं क्या कर दूंगी, इस 0 में 1 को ऐड कर दूंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास 0 के साथ +1 हो जाएगा, जो कि आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब 1 को ऑब्वियसली मैं ड्रॉप नहीं करूंगी, अदरवाइज तो मेरे पास सारा कुछ 0 आ जाएगा, विच इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट। तो मेरे पास क्या है रिजल्ट, 0.001, जहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास कितने हैं, ओनली 1। जो 1 है आपका, यही एक सिग्निफिकेंट फिगर है इस पूरे डिजिट में, ठीक है, इस पूरी वैल्यू में, सॉरी, ठीक है। अच्छा, आपके जहन में जरूर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इस वाले को फर्दर रिड्यूस क्यों नहीं किया, इसमें भी तो 9 और 8 है, इसको भी हम ड्रॉप करके 1 ऐड करके इसको 38 बना सकते हैं। इसको हमने इस तरह से इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो आपका डिजिट है ये वाला 37.76, इसमें पॉइंट के बाद आपके पास 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो आपने ये भी आपके पास एक रूल है कि अगर आप जो है करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हो, तो आपने देखना है कि आपके पास कौन कितने डिजिट्स हैं आपकी प्रीवियस नंबर्स जिनको आपने ऐड किया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप 3 तक नहीं जा सकते हो क्योंकि ये वो मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं आपके पास, 2 है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो आप 2 डिजिट्स तक आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जा सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, 37.89 इसको कर दिया, ठीक है। अदरवाइज हम इसको, अगर यहाँ पे मेरे पास सपोज यहाँ पे मैं एक 1 लगा देती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट आता, और फिर उसके साथ मैं उसी के अकॉर्डिंग जाती हूँ, और मेरे पास फिर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए थे रिजल्ट में, 3 डिजिट्स होने चाहिए थे। 3 से कम होते तो फिर वो एक्यूरेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ना होते, ठीक है। अब इस चीज़ की आपको समझ आ गई है। इसी तरह इसमें भी देखें, आपके पास जो लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वो कितने आपके पास 2643 है, ठीक है। तो 3 डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, इसीलिए हमारे रिजल्ट में भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमने क्या किया कि इसको फर्दर हमने रिड्यूस नहीं किया। हालांकि इस पर भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। 9 को ड्रॉप करके इधर +1 हो जाएगा, फिर 8 को ड्रॉप करके इधर फिर +1 हो जाएगा, तो इससे 38 रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कर सकते ऑब्वियसली क्योंकि हमारे यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 2 है, ठीक है ना। तो इसलिए डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट्स बरकरार रखने हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई हो, और इसमें अगर कोई स्टिल आपको भी चीज़ समझ नहीं हो तो आप पूछ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज रिलेटेड टू डायमेंशनल एनालिसिस। अब इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि पोरस रॉक थ्रू विच ग्राउंड वाटर कैन मूव इज कॉल्ड एन एक्वाफर, ठीक है। आपके पास पोरस रॉक्स जिनमें से पानी जो ग्राउंड वाटर होता है आपका वो मूव कर सकता है, उनको हम एक्वाफर्स कहते हैं। The volume V of water that in time t moves through a cross-sectional area A of the aquifer is given by V by T is equal to KAH by L, where H is the vertical drop of the aquifer over the horizontal distance L. The relationship is called Darcy's law. तो बेसिकली ये जो आपका फिगर है इसी चीज़ को इधर आपके पास इक्वेशन की फॉर्म में लिखा गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, डार्सीज लॉ कहते हैं। और यहाँ पे आपका जो K है, दिस इज नोन एज द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द एक्वाफर, और यही चीज़ आपने फाइंड करनी है, इसी के SI यूनिट्स आपने फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो डायमेंशनल एनालिसिस में या तो आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी जिसमें आपने क्या करना है, उसकी यूनिट्स फाइंड करने हैं,
या तो जो है आपके पास किसी चीज़ के आपने डायमेंशंस फाइंड कर। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है, v बाई टी इज इक्वल टू के ए एच बाई एल, जिसको हम क्या कहते हैं, डार्सीज लॉ कहते हैं। और आपने इसी इक्वेशन में से जो है क्या करना है, ऐसा यूनिट फाइंड करना है के का, ठीक है, विच इज नोन एज दी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो सबसे इजी तरीका ये है कि आप इस इक्वेशन को क्या कर दो, रीअरेंज कर दो फॉर के। तो क्या कर देंगे हम, ए एच को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इधर डिवीजन में आ जाएगा, और एल को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कैंसिल और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, के इज इक्वल टू वी एल बाई टी ए एच। अब यहाँ v आपका वॉल्यूम है, l आपका लेंथ है, t आपका टाइम है, a आपका एरिया है, और h जो है वो आपकी हाइट है। तो उनके यूनिट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए, ये सारी यूनिट्स आप इनकी जगह प्लेस कर दो। क्या आ जाएगा आपके पास, मीटर क्यूब इंटू मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर। अब ये मीटर क्यूब को मीटर से मल्टीप्लाई कर दे, मीटर 4 आ जाएगा, एंड सेकेंड एज इट इज आ जाएगा, और मीटर स्क्वायर इंटू मीटर कर दे तो मीटर क्यूब आ जाएगा। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 1 मीटर रह जाएगा, क्योंकि ये मीटर पावर 4 है और ये मीटर पावर क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ से मीटर क्यूब तो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, लेकिन मीटर पावर 4 का 1 मीटर रह जाएगा, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपका जो के है उसका आपके पास ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।